नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली से पहले देश के किसानों और केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। गेहूं सहित अलग अलग फसलों के एमएसपी रेट में बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा किया है। रेलवे कर्मचारियों को बोनस, देश की 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना केंद्र सरकार के ऐसे ही कुछ फैसले हैं। इन्हें महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिहाज से पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और किसानों से जुड़े कई अहम फैसले हुए। खेती से जुड़े विषय पर बात करें तो मोदी सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपए और चना, मसूर, सरसों, तिलहन में 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। मध्य प्रदेश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 होने से किसानों को बड़ा लाभ होगा। यही नहीं, किसानों को व्यापक स्तर पर लाभ पहुंचाने के मकसद से पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को भी बैठक में मंजूरी दी गई। इन योजनाओं पर सरकार 1321 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को भी मंजूरी दी। इस पर सरकार 10,131 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने 2031 तक खाद्य तेल का प्रोडक्शन 20.2 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्र सरकार ने बैठक में विश्वास जताया है कि इन सभी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने से किसानों को लाभ पहुंचेगा। सरकार ने 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने और रेलवे के 12 लाख कर्मचारियों को 2029 करोड़ रुपए बोनस के रूप में देने का फैसला भी लिया है। टीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो बिल्कुल केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली से पहले देश में किसानों और केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले हम आपको पैनल से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। आज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राजेश जौहरी जी जुड़े हुए हैं, साथ में पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी से और कांग्रेस से समर सिंह जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। आपसे जानेंगे पंकज चतुर्वेदी जी, प्रधानमंत्री ने इन मोदी का ये फैसला कह सकते हैं दीपावली के लिए किसानों के लिए और कर्मचारियों के लिए एक तोहफे के तौर पर सामने आ रहा है। पंकज जी, सवाल आपसे। जी रम जी, क्या कह रहे हैं? सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे जी आप? पंकज जी, मेरा सवाल यही है, प्रधानमंत्री ने इन मोदी का ये तोहफे के तौर पर, हम कह सकते हैं कि दीपावली के तोहफे के तौर पर सामने आया है कर्मचारियों और किसानों के लिए। तो निश्चित तौर पर ये इस बात का परिचायक है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से 2014 से जनसेवा के पद पर अग्रसर हुई है भारत में, तब से आप यदि किसानों के हित की बात करें, किसानों की आर्थिक स्थिति की बात करें, फसल के भंडारण की बात करें, फसल की मार्केटिंग की बात करें, सबसे पहले शुरुआत करी ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ कि पूरी दुनिया, पूरा भारत एक बाजार है और ई नाम के माध्यम से आप दुनिया भर में कहीं भी आप अपनी उपज को देश भर में बेच सकते हैं, चाहे वो उत्तर की हो, पूरब की हो, पश्चिम की, दक्षिण की हो। फिर सरकार ने कोशिश करी कि जो हमारा दावा था कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए, तो एमएसपी के रेट बढ़ाए गए, लागत कम की गई, नैनो यूरिया की बात की गई, डीएपी और अमोनिया, पोटेशियम, फॉस्फेट, इसकी भिन्न भिन्न प्रकार की नैनो प्रजातियां लाई गई। और सबसे बड़ी विषय यह है कि अभी भी भारत में बहुत सारी, यदि खाद, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड की बात करें तो हम इसका आयात करते हैं, बाहर से बुलवाना पड़ता है और सरकार भारी सब्सिडी देती है। इसके साथ साथ फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ करी। हमारे भोपाल के पास आपको स्मरण होगा एरम जी, सीहोर के शेरपुरा में बड़ा कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री स्वयं आए थे और आज योजना का, फसल बीमा का दायरा बहुत विस्तृत दायरा हो गया है। और सबसे बड़ी बात क्या, सारे की जानकारी आपको आपकी भाषा में आपके दरवाजे पर, अब जो भी किसान बीमा कराता है उसके घर पर उसकी स्थानीय भाषा में, हमारी भारत की जितनी 15-20 प्रमुख भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं में उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। बीमा के क्लेम सेटल किए जाते हैं
बीमा का प्रीमियम का लगभग 95% अधिक केंद्र और राज्य सरकार वहन करती है। बीमा का भुगतान तुरंत किया जाता है, ओले पाले का भुगतान तुरंत किया जाता है। अभी हजारों करोड़ों की योजना सरकार ने पिछले महीने लॉन्च करी खाली किसानी को लेकर। इसका मूल उद्देश्य यह है कि किसानों के खाद्यान्न की उचित व्यवस्था हो, जिसमें भंडारण की बात है, ट्रांसपोर्टेशन की बात है, उसकी मार्केटिंग की बात है। और अभी कल का जो फैसला है निश्चित तौर पर ऐतिहासिक फैसला है। 6 जो रबी की फसलें हैं उनके मूल्य में एमएसपी में वृद्धि की गई है। और इरम जी 2014 से हम 2024 का एमएसपी देखें तो लगभग डबल के आसपास एमएसपी हो गया। तो हम सबको तो धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, कि लगातार उनके प्रयास ऐसे हैं कि खेती किसानी को लेकर जो श्रेष्ठ किया जा सके वो श्रेष्ठ करें। और यही कारण है कि वो भारत जिसके पास कभी खाद्यान्न का अभाव होता था, आज हम सरप्लस कंट्री के रूप में है और देश दुनिया को हम खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। इतना खाद्यान्न है कि हम लगातार पिछले 5 साल से अगले 2-3-4 सालों तक और निःशुल्क खाद्यान्न राशन की वितरण करे पूरे देश में। इस बात का परिचायक है कि जब से मोदी जी ने कमान संभाली है, देश में कृषि का विकास अपने शीर्ष स्तर की ओर है। और आगे भी सरकार की योजना ये है जिसमें हम जैविक खेती की बात कर लें, किसानों की फसल की मूल्य की बात कर लें, वनोपज की बात करें। अभी पिछले बजट में सरकार ने एमएसपी की बात करी, बहुत सारी नई चीज शामिल करी। दूसरा ये भी करा कि जो फिशरीज, जो मछली पालन से जुड़े जो विषय हैं, जो फल और सब्जी के उत्पादन के विषय हैं, उनके लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया ताकि उससे लोग लाभान्वित हो। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर कृषि के क्षेत्र में रम जी स्थिति बहुत सुदृढ़ है और हम सबको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री जी का। चलिए समर जी या पंकज जी, तो स्थिति बहुत अच्छी बता रहे हैं। एक तरीके से कर्मचारियों और किसानों के लिए इस दीपावली पर तोहफे के तौर पर सामने आ रही है ये सौगातें। समर जी क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो बताना चाहूंगा कि पंकज जी की मजबूरी है कि उनको उनकी पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो झूठी योजना है, उनका समर्थन यहाँ पर करना पड़ेगा। जहाँ पे बात है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य इन्होंने कैलकुलेट करा है वो कैलकुलेट A2 पर करना चाहिए था, लेकिन C2 पे इसको करा गया है। जो न्यूनतम है इसमें झूठ कितना है आप देखिए सामने। अब आने वाले समय में घाटा किस प्रकार पे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि धान पर 712 रुपए का घाटा होगा। इसके बाद भी गेहूं पर 155 रुपए का होगा, जौ पर 225 रुपए का होगा, चना पे 1344 रुपए का होगा और मसूर पे है 1166 रुपए का होगा। कैसे? क्योंकि इनका जो कैलकुलेशन का तरीका है ये बता रहे हैं वो स्वामीनाथन रिपोर्ट से भिन्न होकर ये A2 की लागत पर है, ना कि जो होना चाहिए अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट की देखा जाए तो C2 पे की लागत पर होना चाहिए। तो पहले तो ये जुमला है एक प्रकार का, किसान इसके अंदर नहीं फंसने वाले हैं। धीरे धीरे जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनकी रिपोर्टें इन सब चीजों के ऊपर आ रही है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी किसानों को बेवकूफ बना रही है। और पंकज जी ने जिस प्रकार की सूरत बताई है किसानों की, उम्मीद करता कि भी वैसी होती तो मैं बहुत धन्यवाद देता पंकज जी को, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जितना बातें पंकज जी ने कही उससे विपरीत जो है भारत। लेकिन समर जी यहाँ पे तो कई योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति योजना, इनको भी बैठक में मंजूरी दी गई है, उसको भी आप नकार रहे हैं। सीधे तरीके से अगर आप किसानों को अगर लाभान्वित करना चाहते तो बात अलग होती। इन्होंने घुमा फिरा के एक आंकड़ों का खेल यहाँ पर फिर से खेला है। इस आंकड़ों के अंदर भी कल आज शाम तक भी भारतीय जनता पार्टी खुद ही फंसने वाली है। विकास करने की योजनाओं को अनुमति दे देना एक बात अलग होती है, लेकिन जो किसान है उसकी अगर स्थिति नहीं सुधर रही है तो इस प्रकार की योजनाओं का कोई वो नहीं है। जहाँ तक आपने बात करी कि 2000 करोड़ रुपए जो है वो जो आपने रेलवे कर्मचारियों के लिए करा है, तो 12 लाख कर्मचारी हैं तो रेलवे में। और सबसे बड़ा नियोक्ता भारत का कितने पैसे मिलेंगे? आपने 3% डीए बढ़ाया, इसके अंदर जो उसका डीए कैलकुलेशन जो होता है वो होता है आपकी बेसिक पे स्केल के ऊपर। कितना 600-700 रुपए में कौन सी दिवाली बना लेंगे नए हमारे कर्मचारी? तो एक प्रकार का जुमला है। जुमलों के अंदर लोग नहीं फंसने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर फेल होती जा रही है, गवर्नेंस के अंदर फेल होती जा रही है। सिर्फ एक जगह पास होते हैं ईवीएम को हैक करवा के जीतने के अलावा, इसके अलावा इनका कोई उपलब्धि भारत के लिए नहीं है। जितनी भी इनकी योजना है सब झूठ का एक पुलिंदा है, जुमला है। भारतीय जनता पार्टी को आज शाम तक कई अर्थशास्त्रियों का
वो वैसे भी आने लगे हैं। ट्विटर के ऊपर आप देखिए, यूट्यूब पे आप देखिए, इनकी गणना बता रहे हैं कि किस प्रकार से झूठ जो है भारतीय जनता पार्टी फिर किसानों से बोल रही है, फिर सत्ता का लाभ लेने के लिए, उस झूठ का लाभ लेने के लिए सत्ता झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। और जहां तक की बात है, यहाँ पर स्थिति ये हो गई है कि रिवर्स रॉबिन हुड बन गई है भारत की चलिए सरकार, आपकी इसी जो बात को अमीरों से समझ लेती लेती है। हूँ ना मैं पंकज जी से। जी, झारखंड के लिए मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं समर जी। पंकज जी क्या कहेंगे? हिरम जी फिर से दोहराएंगे प्लीज। मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं झारखंड चुनाव के लिए समर जी। देखिए, ये इनके मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस जाने और कांग्रेस के नेता जाने। ये मास्टर स्ट्रोक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगा रहे थे, फिर उसके बाद राजस्थान में भी लगा रहे थे, छत्तीसगढ़ में तो तय ही था ये कि सरकार आ रही है। फिर अभी दूर में चली हरियाणा में इनका स्ट्रोक था। आप देखिए हिरम जी, हरियाणा में इनका मुद्दा क्या था? किसान सबसे बड़ा मुद्दा था। क्या नतीजा निकला हरियाणा में? भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तीसरी बार हरियाणा के 57 साल के इतिहास में ऐसा पहला राजनीतिक दल जिसने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई हो। वहां तो रिपीट ही नहीं कोई करता दूसरी बार, और रिपीट किया और लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। और हरियाणा से सदा पंजाब, हम सब जानते हैं कि वहाँ पे किसान जो है वो समझदार, समृद्ध, उन्नत किसान है, और वो पूरे देश के किसानों को दिशा दिखाते हैं। और उन किसानों के आधार पर कांग्रेस ने अपनी राजनीति खड़ा करने का प्रयास किया। नतीजा क्या निकला? जवान पहलवान किसान 3 नारे थे ना, तो तीनों लोगों ने इनको चारों खाने चित कर दिया, कहीं कहीं छोड़ा। तो अब कौन सा मास्टर स्ट्रोक है पता नहीं, समझ में नहीं आता। अभी ये महाराष्ट्र झारखंड के रिजल्ट सामने, पता चल जाएगा कि मास्टर स्ट्रोक है या कोई और स्ट्रोक है, झटका लगने वाला है, कोई मास्टर स्ट्रोक है। तो ये सिर्फ यहाँ क्या होता है रंजीत, कि ये लोग चैंपियन है स्टूडियो में बैठकर बात कर रहे हैं। आप ट्विटर पे देख लेना, आप सोशल मीडिया पे ऐसा ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी और वहां बैठकर बातचीत करेंगे। कुछ एजेंसी वालों को सेट कर लेते हैं जो इनके पक्ष की बातचीत करते हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है। और हम लगातार मध्य प्रदेश के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में देखा, हरियाणा में देखा, मतलब जो पोल अलायंस प्री पोल करने वाले थे वो तक कंफ्यूज होगा। ये इतने कॉन्फिडेंट है ये लोग, नहीं साहब बिल्कुल आ रहे हैं। और 50 सीटें 2/3 मेजोरिटी, ये जीत गया, इसको टिकट दे दिया। कुछ नेता तो बेचारे एंड टाइम में दौड़ते इनके चक्कर में कांग्रेस में आ गए और कहीं के नहीं बचे। तो इसलिए ये बातचीत जरूर कर सकते हैं और अपने को आपत्ति भी नहीं है, इनका अधिकार है जो समझे। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि आप लगातार देखिए, अच्छा भारतीय जनता पार्टी यदि कांग्रेस के शब्दों में किसानों के कल्याण के काम नहीं करती, तो इस देश में जब 70% आबादी खेती किसानी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी है, भारत की कुल आय में खेती किसानी का योगदान 30% से अधिक है। तो यदि लगातार भारतीय जनता पार्टी की राज्य की केंद्र की सरकारें कांग्रेस के हिसाब से यदि किसान कल्याण के काम नहीं करती, तो कैसे भाजपा को इतना आशीर्वाद समर्थन मिलता? आज 20 से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, केंद्र में लगातार सरकार है, और जहां भी बंपर मेजोरिटी के साथ सरकारें हैं। और अभी फिर आप देखना, महाराष्ट्र में हम दोबारा चुनाव जनकृपा प्राप्त करेंगे, झारखंड में इनके जो गठबंधन उसको पराजित करेंगे। अभी आप तो दूर मत चलिए राम जी, जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी की? 6 सीटें, जम्मू में 1, 5 कश्मीर में। तो ये स्थिति उस कांग्रेस पार्टी की है। तो इसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, दीवाने बन के ये प्रसन्न हुए घूम रहे। कुल जमा तुम्हारी 6 सीटें पूरे जम्मू कश्मीर में, 90 में से 6। तो लेकिन किसानों और कर्मचारी के विकास को मानने कोई तैयार नहीं है। सबर जी क्या कहेंगे आप? यहाँ पे तो विकास की बात कर रहे हैं, 2014 से लेकर 2000 यहाँ पे तो 31 तक का प्लान बन गया है। 31 में सरकार ने कह दिया है कि खाद्य तेल का जो प्रोडक्शन है वो 20 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और यहाँ आप मानने को ही तैयार नहीं है। जी देखिए, किताबों में जो सूरत है, भारत की सूरत और किसानों की स्थिति इस प्रकार से नहीं है। आप खुद जैसे देख रहे हैं इस चीज को। और जहाँ तक हमारे भाई कह रहे थे कि हरियाणा में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान के अंदर, तो बताना चाहूंगा कि 74 सीट बैलेट पेपर जब तक काउंट हो रहा, 74 सीट कांग्रेस पार्टी की थी। 90%, 99% आपकी ईवीएम मिली है। वहाँ के लोग खुद ये कह रहे हैं सड़क पर घूम घूम कर कि हमने इनको वोट मिल दिया, इनको वोट मिला कहाँ से? तो ये तो सारी झूठी बातें। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने स्तर पर चुनाव को मैनेज कर रही है। ये साफ दिख रहा है, देश के अंदर एक जो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन जैसी एक एजेंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। साफ सबके सामने सूरत साफ है। मध्य प्रदेश के अंदर भी यही हुआ, राजस्थान के अंदर भी यही हुआ, और यही बात हरियाणा के अंदर भी हुई है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो पंकज जी अगर बोल रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आपका स्वागत करूंगा पंकज जी इस चीज पर कि आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं, अगर वो वास्तविकता में स्थिति मध्य प्रदेश के भारत की होती तो एक बात अलग होती है। आप देखिए 8 लाख सुपर रिच लोग भारत छोड़ चुके हैं। ये रिवर्स जो है
भारत की सरकार रिवर्स रॉबिनहुड हो चुकी है। अमीरों से लेकर 28-28, 30-30, 40-40 और 50% तक का कई टैक्स वसूल रही है। और लेकिन कारण से लेकिन भारत के लेकिन लोग कई छोड़ते जा जगहों रहे हैं पर तो और लोगों को आपने फायदा भी नहीं हो जीत रहा है। हासिल की है, कई जगहों पर आपने भी जीत हासिल करी है, वहां मैं क्यों वही बात इलेक्शन कह रहा हूं। कमीशन इनके अंडर में नहीं रहा? अब देखिए, मैं बिल्कुल आपको उसका जवाब देता हूँ। जी। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस भाजपा की सरकार नहीं बनती है हम्म। और अपना हरियाणा में बन जाती है। हम्म। जम्मू कश्मीर की जो जीडीपी है वो 2,30,000 करोड़ की है और 12 लाख करोड़ की जो है जीडीपी, 13 लाख करोड़ की जीडीपी जो है हरियाणा। तो हरियाणा प्रॉफिटेबल था। और बट ऑब्वियस नहीं कर सकते ना मैडम इसको। चोर थोड़ा ना करता है कि चोरी करके वो खुद ही फंस जाए। वो इतना मैनेज करते हैं उस चीज को कि इफ और बट का जो अंतर होता है, जो दो बच्चे चीटिंग करते हैं क्लासरूम के अंदर तो दिखता है ना आगे वाले चीट कर रहे हैं, तो इतना वो डिफरेंस रखते हैं ताकि ये जग जाहिर ना हो जाए। फिर भी लोगों तक ये बात आ गई है। देखिए, ईवीएम का जो जादू है ये चल रहा है भारतीय जनता पार्टी पे। एक बात बताइए, मैं पंकज जी से ही पूछना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई भी हैं। पंकज जी, आप दो ऐसे काम बता दिए जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के किसानों के लिए करा, हरियाणा की महिलाओं के लिए करा और आपको उसके लिए वोट मिला। जवाब नहीं है इनके पास में, जवाब दे नहीं पाएंगे ये। कुल मिला के बात ये है, जिन किसानों के लिए इनको जिनके पैरों में फूल बिछाना चाहिए उनके लिए फर्सी और सरिये और कांटे बिछाए इन्होंने, उसके बाद में ये जीत रहे हैं। तो आप समझिए चलिए तो आपकी बात का जवाब ही ले लेती हूँ ना मैं पंकज जी से। जी, झूठ के गुब्बारे पे सवार होकर घूम रही है और एजेंसियों के माध्यम से चुनाव जीतने का काम कर रही है। चलिए ठीक है, पंकज जी से सवाल ले लेती हूँ। बहुत खराब है जी, आप देखिए मेरी बात सुनिए। जहाँ तक बात युवाओं की, अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो ये सारा पैसा लाडली बहनाओं को दे रहे हैं और वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो योजना पे भी तो पॉइंट आउट किया ही था ना आपने, लाडली बहना योजना पे भी तो पॉइंट आउट किया ही था ना आपने, लेकिन चल रही है वो तो। आप देखिए ना, हर चलती रहेगी ना। हर महीने आप 5 करोड़ का लोन लीजिए, चलती रहेगी। आप बिना लोन लिए करके दिखाइए ना। चलिए राजेश जौहरी जी की जगह हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा, समर जी मैं जवाब लूंगी आपसे। हमारे साथ राजेश जौहरी जी की जगह एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी भी जुड़ गए हैं। महेंद्र विश्वकर्मा जी, आपसे जानूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से देखा जाए कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको जमीन पर उतारने के लिए किसानों को लाभ पहुंचेगा, इस तरीके की कई ऐसे अहम फैसले हुए हैं बैठक में। यानी कि कह सकते हैं कि इस दीपावली आने से पहले कर्मचारियों को और किसानों को एक तोहफे के तौर पर ये योजनाएं सामने आएंगी। देखिए, बिल्कुल लेराम, सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्र सरकार है वो जो है कर्मचारियों और किसानों के लिए अभी कुछ दिनों से कैबिनेट में बड़े निर्णय ले रही है और उसी की परिणति ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ते में जो 3% की बढ़ोतरी की गई है वो निश्चित तौर से एक दिवाली गिफ्ट इसको हम कह सकते हैं कर्मचारियों के लिए। तो इसका फायदा अच्छा, महेंद्र जी एक सवाल और इसमें जोड़ना चाहूंगी। समर जी इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं चुनाव के लिहाज से, अगर हरियाणा चुनाव की बात की जाए तो। नहीं, इसको मास्टर स्ट्रोक बताने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हरियाणा तो चुनाव हो चुका है। अब अभी कैबिनेट में फैसला लिया गया है तो 49 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को और 64 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा देश के। तो ये तो केंद्रीय भाई समय समय पर जो कर्मचारियों को देती है सरकार, तो वो एक प्लानिंग के तहत देती है, चाहे डीए की बात हो और बाकी के उनके अनाउंस की बात हो या उनकी वेतन में बढ़ोतरी की बात हो। तो निश्चित तौर से इससे उनकी बेसिक सैलरी तो बढ़ती है और साथ में उनको जो डीए मिलता है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। तो कुल मिलाकर इनके साथ साथ देखिए किसानों को जरूर ये तोहफा दिया गया है कि गेहूं पर जो एमएसपी 150 रुपए बढ़ी है, तो अब गेहूं के दाम जो है वो एमएसपी के अनुसार जो है 2425 रुपए हो गए। तो गेहूं के साथ देखिए जौ पर, चना पर, मसूर पर, सरसों पर, तो ये ठीक है केंद्र सरकार जो कर रही है। हालांकि देखिए समर सिंह जी जो हैं और विपक्ष के नाते उनकी कमियां खामियां गिनाना उनकी जो है अब उसको चाहे उनका ये एजेंडा समझ लें या फिर उनकी जिसकी पार्टी की नीति समझ लें, नीति समझ लें, क्योंकि विपक्ष की भूमिका वो बखूबी निभा रहे हैं। तो इसमें ना उनको दोष दे सकते हैं और जो भाजपा अपनी उपलब्धियां गिना रही है ना उसको वो कुछ कह सकते हैं। देखिए जो सरकार होती है वो अपनी उपलब्धियां गिनाती है, जो विपक्ष होता है वो कमियां खामियां निकालता है। इसी को लेकर देखिए चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे उनके अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, सभी इसी बात को लेकर किसानों को लेकर महेंद्र जी समय का अभाव है, एक छोटा सा कमेंट मैं पंकज जी से भी लेना चाहूंगी। पंकज जी सुना था आपने अभी समर जी को। देखिए कांग्रेस पार्टी
विलाप करने वाली पार्टी है, असत्य निराधार अनर्गल आरोप लगाने वाली पार्टी है। मैंने तो प्रमाण के साथ कहा कि 2014 की फसलों का एमएसपी और 2024 की तुलना कर ले, लगभग डबल के बराबर है। 2024 में भंडारण की स्थिति, 2014 की भंडारण, 2024 का भंडारण, 2014 में किसानों के खाते में पैसे, 2024 किसानों के खाते में पैसे, 2014 का फसल बीमा, 2024 का फसल बीमा, तुलना कर ले। और ये सब ना समझ में आता हो, जन आशीर्वाद से तुलना कर ले, सामने चीज आ जाएगी। हाथ कंगन को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी का पढ़ ले को फारसी क्या, सामने चीज है। तो प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो ठीक है जनता का पंकज जी। आशीर्वाद इरम जी सबसे बड़ा प्रमाण है। चलिए ठीक है, एक छोटा सा कमेंट समर जी, कुछ कहेंगे आप? जी, भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि 2011-14 में लागत क्या थी। लागत थी 100 रुपए, मुनाफा था 1000 रुपए। अब लागत है 1000 रुपए, मुनाफा है 1200 रुपए। तो ये सोचते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा, कोई बहुत गंदा अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी का किसानों के लिए। किसानों की स्थिति हम लोग इस स्टूडियो में हम जिस डिबेट पर नहीं देख सकते मैडम, रोड रोड सड़क सड़क गांव गांव जाएंगे तो आपको पता चलेगा किसान कितना परेशान है। यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बही खाते के अंदर और उनकी किताबों में और इनके पेम्पलेट्स में, उनके कार्यक्रमों में किसान बहुत उन्नत दिखता है, और वहीं उतनी ही विपरीत स्थिति जो है वो भारत के अंदर किसानों की सड़क पर है। तो आप देखिए, ये सब झूठ का एक पुलिंदा है। आज नहीं तो कल ये बात ब्लास्ट होगा, लोगों के सामने आएगी, और शाम तक मैं बता रहा हूँ, आज शाम तक ये जितनी भी योजना है 24 घंटे हो जाने दीजिए, आपको पता चलेगा इन योजनाओं के अंदर कितना झूठ भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों से कह रही है। उसका जो गणना करने का तरीका है वही गलत है, और उसी के ऊपर ही गणना कर रहे हैं। ये सीधे क्यों नहीं बोल देते हैं कि हम 6000 रुपए में जो है सोयाबीन लेंगे? सीधे क्यों नहीं क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि इनके पास में धन नहीं है। भारत की सरकार जो है पूरी तरीके से कंगाल हो चुकी है, लोन ले लेके इनका काम चल रहा है। उसी वही जो समस्या है मध्य प्रदेश सरकार के साथ में, हर दूसरा महीना आप खबर पढ़ते हैं किसी अखबार के अंदर की 5000 करोड़ का लोन लेंगे। आप देखिए कि ठीक है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं दी हैं उस पर डिस्कस कर रहे थे, चर्चा हम थोड़ा सा भटकते जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया समर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, मयंक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, पंकज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और किसानों से जुड़ी कई अहम फैसले हुए, जिस पर बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने चर्चा करी। बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तो आप देखते रहिए DN न्यूज। नमस्कार।